कि अब सेकंड में हम लोग देखेंगे डेफिसिट वाला अंडरटेकिंग। तो ऐसा गवर्नमेंट का बहुत सारा उपक्रम था जो डेफिसिट में चल रहा था। अब जो घाटा में चल रहा था, तो एक दिन उम्मीद है कि घाटा का बर्डन अगर गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर रही है तो उसको क्या करे, बंद हो जाएगा। समझे, उसको बंद करना है, फोर्स हो जाएगा क्लोजर के लिए। समझे, अब ऐसा प्रॉब्लम को कैसे देखा गया, इसको भी एनालाइज किया गया। अब जो डेफिसिट वाला था इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। एक नेशनल इंपॉर्टेंस का है, और दूसरा जनरल नेचर का है। एक है राष्ट्रीय महत्व का, समझे, जिसके एक दिन बंद होने से या डेफिसिट में उसको चलाना गवर्नमेंट के लिए मजबूरी है। और एक है जो जनरल नेचर का है, समझे, उसको बंद भी कर दिया जाए तो कोई बात मजबूरी नहीं है। समझे, जैसे HEC हटिया था 82-83 से, वो डेफिसिट में जा रहा था, 20 साल तक वो घाटा गया, लेकिन गवर्नमेंट कहीं भी उसको प्राइवेटाइज करने की बात नहीं सोची। इसलिए HEC हटिया में डिफेंस के बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, समझे, रडार, मिसाइल, ये सब के पार्ट्स बनते हैं। तो वो देखा इसको अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारा डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं, समझे, उस इक्विपमेंट्स की सिक्रेसी वगैरह लीक आउट हो जाएगा। तो उसको कभी प्राइवेटाइज नहीं किया। कहा कि अगर उसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारा डिफेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये राष्ट्रीय महत्व का है, घाटा में जा रहा है, उससे कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको फिर से ऐसा करेंगे कि वो प्रॉफिट में आएगा। तो क्या हुआ, 20 साल के बाद लगभग वो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग हो गया। 20 साल तक उसका हम लोग डेफिसिट में उसको कंटिन्यू कराए। आज जो जनरल नेचर का है, जिसके बंद होने से या प्राइवेटाइज होने से गवर्नमेंट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट डिसाइड कर ली कि नहीं, इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। तो यहाँ देखिए कि इस पर डिसीजन हो गया प्राइवेटाइज करने का, और इस पर डिसीजन नहीं हुआ, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। समझे, यानी डेफिसिट वाला को भी प्राइवेटाइज नहीं करने का डिसीजन हो रहा है। और यहाँ हम लोग देखे थे कि जो डिक्रीजिंग प्रॉफिट था या एवरेज प्रॉफिट वाला था, इसको क्या हुआ था, डिसीजन ले लिया प्राइवेटाइज करने का। तो यहाँ प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री को भी, अंडरटेकिंग को भी प्राइवेटाइज करने का डिसीजन हो रहा है, और यहाँ डेफिसिट वाले को भी प्राइवेटाइज नहीं करने का डिसीजन हो रहा है। समझे, तो सिचुएशन को, उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करके तब ये डिसीजन हुआ। समझे, इसमें पॉलिटिकल चाल भी कुछ था, जो भी है एनालिसिस के बेसिस चेंज कर दो तो आ जाएगा कि प्राइवेटाइज किया जा सकता है, ये सब उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बेसिस पर एनालाइज किया गया वो बेसिस में कोई कमी नहीं। अब तीसरा ग्रेड का जो था इंडस्ट्री, वो था सिक, जो बंद पड़ा हुआ था। तो कोई भी प्राइवेट ऑनर जो है वो आपका सिक इंडस्ट्री कब लेगा, वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बंद पड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रुग्ण इंडस्ट्री कहते हैं, उसको लेने के, टेक ओवर करने के पहले वो भी एनालाइज करेगा, वो भी उसका विश्लेषण करेगा, और विश्लेषण करके देन वो डिसाइड करेगा इसको टेक ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला वो देखा लेंथ ऑफ सिकनेस को, लेंथ ऑफ सिकनेस यानी कितना दिन से ये बंद है। अगर ये पता चले कि ये 50 साल से बंद है, तो 50 साल में जितना भी उसका मशीन है सब सड़ गया होगा, तो एक कबाड़ी कचरा वेस्टेज ही हो जाएगा। तो उस वेस्टेज को रीस्टार्ट करना संभव नहीं है। तो यहाँ वो देखा कि लेंथ ऑफ से सिकनेस क्या है। दूसरा देखा कि मशीन टेक्नोलॉजी, उसका मशीन का टेक्नोलॉजी, कि क्या जिस टेक्नोलॉजी की वो मशीन है उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है, कि वही टेक्नोलॉजी का मशीन यूज़ हो रहा है। समझे,
अगर न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन उसके जगह पर आ गया है तो फिर से उसके लिए उसको टेक ओवर करना दिक्कत है। इसलिए कि हम जब मशीन लगाएंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन लगाएंगे। अगर ये पता चल गया कि नहीं, इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन नहीं आया है, यही मशीन जो है आज भी यूटिलाइज हो रहा है, आज भी ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, समझे, तो कहेगा ना हम ठीक है, समझे। अगर इसके जगह पर रिप्लेस्ड मशीन आ गया कोई दूसरा, तब तो इसको टेक ओवर करना बेकार है। हाँ बेकार है। हम नया इंडस्ट्री बैठाएंगे तो नया मशीन लगाएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। अगर वही प्रीवियस मशीन ही यूज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, समझे। और कम समय से बंद हो और प्रीवियस मशीन ही यूज हो रहा है तो उसको हम लोग टेक ओवर कर लेंगे। दूसरा देखा कि पॉसिबिलिटी ऑफ बाई प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ बाई प्रोडक्ट, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उस इंडस्ट्री का वो तो ठीक है, क्या उसके अलावा उसके वेस्टेज से कोई दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। अगर उसके वेस्टेज से दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है तो उसको टेक ओवर करना अच्छा है। इसलिए कि मेन प्रोडक्ट के साथ साथ हम बाई प्रोडक्ट के लिए भी हम दूसरा इंडस्ट्री उससे मैंने उसका सिस्टर कंसर्न एस्टेब्लिश कर देंगे, और जो एस्टेब्लिश करेंगे उसके लिए हमको रॉ मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसका वेस्टेज उसका रॉ मटेरियल बन जाएगा। इसमें बिहार का इसको एनालाइज किया गया तो बिहार का शुगर मिल जो था वो परफेक्ट दिखाई दिया, समझे। शुगर केन मिल कहिए, शुगर मिल नहीं, शुगर केन मिल, गन्ना उद्योग, समझे, ये बहुत परफेक्ट दिखाई दिया। इसलिए कि उसका जो गन्ना को हम क्रश करके रस निकाल लेते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज होता है उससे प्लाई बनता है, उससे पावर एनर्जी जनरेट होता है, बिजली बनता है, ना समझे। हाँ ये चीज़ है। उसके बोगासस और मोलासस दो चीज़ होता है, उससे हाँ उससे जो है हम लोग थी इथेनॉल बनाते हैं, उससे हम लोग वाइन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि इसके बाई प्रोडक्ट बहुत है, और अगर हम बाई प्रोडक्ट का यूनिट बैठा दें तो उस बाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगा, खरीदने की ज़रूरत नहीं होगा, फ्री में हमारा इसका वेस्टेज उसका रॉ मटेरियल बन जाए। और जब रॉ मटेरियल उसका हो जाएगा तो हमको फ्री का रॉ मटेरियल मिलेगा, लेबर कॉस्ट अदर कॉस्ट लगा करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारा चीप सस्ता प्रोडक्ट हो जाएगा, समझे, और एक एडिशनल डुअल बेनिफिट होगा, समझे। तो ये देखा कि इसी पर बेसिस पर एनालाइज किया, समझे, इस बेसिस पर एनालाइज किया, और तब देखा कि हम प्राइवेटाइज इसको टेक ओवर करेंगे। प्राइवेटाइज अगर हो रहा है तो हम उसको टेक ओवर ज़रूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि कहीं कहीं ये आया कि जब इसको टेक ओवर कीजिएगा तो जो प्रीवियस एम्प्लॉइज थे, जो पहले से एम्प्लॉइज थे, कर्मचारी थे, उसी को रखना है, उसी को फिर से री एम्प्लॉय करके रखना है। उसमें एक क्लॉज लगाया फिजिकली एंड मेंटली फिट, कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो इतना दिन लेंथ था ही बंद होने का, 20 साल 25 साल से बंद है, तो उसमें मैक्सिमम एम्प्लॉय क्या था, आउटडेटेड हो गया था, मैक्सिमम एम्प्लॉय आउटडेटेड था। और कुछ एम्प्लॉय थे और नया एम्प्लॉय लाएंगे तो कुछ एम्प्लॉय को कंट्रोल करना बड़ा इजी है, समझ में, बहुत इजी है। तो ये हम लोग प्राइवेटाइज किया। अब जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन की बात आई, जिस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज करने की बात आई, गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने की बात कही या डिसीजन लेना शुरू किया, उस पर वहाँ क्या हुआ, विरोध हुआ। वहाँ के एम्प्लॉइज़ या यूनियंस या फेडरेशंस उसका अपोज किया, कहे कि नहीं, इट शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड।
या इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। क्यों? इसका मतलब है कि नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडस्ट्री में कुछ बेसिक डिफरेंस तो ज़रूर है, और उसी डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ये प्राइवेटाइजेशन का लोगों ने क्या किया? विरोध किया। समझे? तो पॉलिटिकल मैटर को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल स्टैंड हम नहीं देखें कंसिडर करेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है अच्छा काम हो या ख़राब काम हो वो अपोजिशन विरोध करें। समझे? बहुत रेयर ऐसा चीज़ है कि जो अपोजिशन नहीं विरोध करता है। वो क्या है? एमएलए एमपी का सैलरी बढ़ाना, उसमें रूलिंग भी ताली बजाता है और अपोजिशन भी ताली बजाता है, वो कस के बजाता है। लेकिन उसके अलावा जितना भी सब्जेक्ट मैटर है उस पर अपोजिशन का मैंने एक करैक्टर बन गया है अपने देश में या स्टेट सब में कि वो उसका विरोध करेगा। समझे? और जहाँ अपना बेनिफिट की बात आती है वहाँ सब एक वो विरोधी नहीं दिखाई देगा, सब जो है ताली बजा के और आम सहमति से उसको आगे बढ़ा देगा। वो मैटर रही, तो पॉलिटिकल मैटर हटा दीजिए। समझे? अब ये जो डिफरेंस था, इसी डिफरेंस को कंसीडर करते हुए और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में ये हंगामा होने लगा कि आप प्राइवेटाइज नहीं कीजिए, प्राइवेटाइज नहीं कीजिए। समझे? बैंक का प्राइवेटाइज की बात आया, वहाँ भी विरोध। LIC ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइज करने की बात आया, वहाँ भी विरोध। कोल इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात आया, वहाँ भी विरोध। रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात आया, वहाँ भी विरोध। तो कुछ तो प्राइवेटाइज हुए, लेकिन कुछ के लिए पार्शियल प्राइवेटाइजेशन की बात कर दिया। समझे? फुली प्राइवेटाइज नहीं किया, पार्शियली प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये जो कोल घोटाला हुआ 1 लाख के कई हज़ार करोड़ का, वो क्या था? पार्शियल प्राइवेटाइज होने का वो रिजल्ट था। समझे? वो फुली प्राइवेटाइज नहीं है, पार्शियल प्राइवेटाइज किया। अब वो जितना लिमिट था उसको एक्सकेवेट करने का, उससे ज़्यादा लिमिट पर वो एक्सकेवेट कर लिया। समझे? जैसे 1 लाख टन है लिमिट, आपको खोदना है 1 लाख टन, वो खोद दिया 5 लाख टन। और जो बीच का बनी था अपना जो भी है सेटलमेंट, तो इस तरह से किया। रेलवे में क्या किया? कुछ स्टेशन को प्राइवेटाइज किया। तो इसमें कोई अछूता नहीं है, चाहे NDA गवर्नमेंट हो चाहे UPA गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट में कुछ सरकारी उपक्रम को प्राइवेटाइज किया गया है। समझे? हर गवर्नमेंट में। बैंकिंग वगैरह का प्राइवेटाइज नहीं किया, बाद में अभी मर्जर कुछ किया गया, एक को दूसरे से मर्ज किया गया, वो चीज़ नहीं, प्राइवेटाइज नहीं हुआ। लेकिन उसके काट में, उसके एवज में उसने क्या किया कि लिबरलाइजेशन के तहत इनके मोनोपोली को कंट्रोल की गवर्नमेंट। समझे? जहाँ इनकी मोनोपोली थी उसको कंट्रोल किया लिबरलाइजेशन के तहत कि ठीक है आपको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, आपको लिबरलाइजेशन के तहत कंट्रोल करेंगे। तो बहुत अंडरटेकिंग को लिबरलाइजेशन के तहत कंट्रोल किया। अब यहाँ यही देखना है कि अगर कोई अंडरटेकिंग प्राइवेटाइज हो रहा है तो आखिर एम्प्लॉइज़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलेगा? क्या एम्प्लॉय को PF और ग्रेच्युटी जो पहले से मिलता है वो नहीं मिलेगा? सब मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो सब मिलेगा। तो फिर से विरोध क्यों है? फिर से इसका विरोध क्यों है? तो प्राइवेट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बीच में जो डिफरेंस था, जो सिचुएशनल फैक्टर्स थे, उसी पर इन लोगों का ध्यान गया। क्या सिचुएशनल फैक्टर था ये हम लोग देखेंगे। क्या इसका इम्पैक्ट, वो सिचुएशनल फैक्टर क्या था? वो इम्पैक्ट था कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी हम लोग फिर से एनालाइज करेगा। समझे? कैसे एनालिसिस करेगा देखिए। अब एनालाइज किया। पहला कि रिटेंशन ऑन वर्क एट वर्क या ऑन जॉब कहिए, रिटेंशन ऑफ ऑन जॉब या एट वर्क आपका तब तक रहेगा जब तक आपका बेटर परफॉर्मेंस है।
यानी जॉब सिक्योरिटी क्या होगी, खत्म, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी होगा। समझे, यानी कार्य सुरक्षा का अभाव होगा, प्राइवेटाइज होगा। इसका पहला इम्पैक्ट होगा कार्य सुरक्षा का अभाव। आप अपने जॉब को तब तक सुरक्षित मानिएगा जब तक आपके परफॉर्मेंस कम से कम एवरेज हो। एटलीस्ट एवरेज आप अगर काम कर रहे हैं, मैंने परफॉर्मेंस है, तब आपको कंसीडर होगा। आज जैसे पुअर परफॉर्मेंस के कैटेगरी में आइएगा आपको टर्मिनेट कर देगा, नहीं समझे, वो टर्मिनेट कर देगा, ये डर होगा। ठीक है, पहले बहाली होता था वो परमानेंट के, अब न्यू जो रिक्रूटमेंट होगा, नई जो भर्ती होगी वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब नया बहाली ये नहीं कि 20 साल में ज्वाइन किए तो 60 साल 58 साल में ही रिटायर कीजिएगा, समझे। प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल करेगा, परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिन्यूअल करेगा, नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। ये दूसरा फैक्टर दिखाई दिया। तीसरा फैक्टर दिखाई दिया कि जो वेज का डिटर्मिनेशन होगा, आपका वेज जो मिलेगा वह ऑन द बेसिस ऑफ, वेज जो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेज, और दूसरा कि बोनस मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जो बोनस हम देंगे वो आपके परफॉर्मेंस पर, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बोनस देंगे, परफॉर्मेंस एवरेज है हम बोनस नहीं देंगे, समझे। यानी कि उसको ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज होगा, कि वेज का लिंकेज हो जाएगा परफॉर्मेंस से, प्रोडक्टिविटी से। ठीक है, तो अगला होगा कि वेज या सैलरी जो होगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेज करेगा, और अदर अलाउंसेज या इंसेंटिव जो भी है, अदर मॉनेटरी बेनिफिट ऐड करते हैं, अदर मॉनेटरी बेनिफिट ये देगा परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर। अन्य आर्थिक लाभांश जो देगा वो आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसा है। परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छा है आपको अदर अलाउंसेस देगा, पूरा देगा, समझे। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है आपको अलाउंसेस नहीं देगा, परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा सा आपको अदर अलाउंस देगा, बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा अदर अलाउंसेस देगा। ठीक है, तो ये देखिएगा कि ये बोनस के फॉर्म में अलाउंसेस वगैरह की बात करेगा, ये किया। अगला जो प्रॉब्लम आएगा वह प्रॉब्लम आएगा कि पहले क्या था कि आपको ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड ये सब अलग मिलता था, वेज अलग है, प्रोविडेंट फंड का कानून अलग है, ग्रेच्युटी का कानून अलग है। प्रोविडेंट फंड में आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है, समझे। ये सब क्या किया कि वो जो पैकेज फिक्स किया ना उसी पैकेज में सब मर्ज कर दिया। आपका पेंशन, आपका ग्रेच्युटी, आपका पीएफ उसी पैकेज में सब मर्ज है, समझे। उसके लिए अलग से आपको कोई पेमेंट नहीं है। तो अगर 10 लाख पैकेज है तो हो सकता है कि साल भर का अगर 10 लाख पैकेज है तो आप 90 लाख विड्रॉ कीजिए, 1 लाख आपका ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड में उसके पास रहेगा। जब नौकरी छोड़िएगा तो वो आपको पेमेंट कर देगा, समझे। तो उसी पैकेज में सारा रहेगा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, यानी कि आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का क्या हो गया, अभाव हो गया ना।
सब पैकेज में जब मर्ज कर गया तो एडिशनल कोई मिला नहीं, नहीं तो क्या कहेंगे, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। छुट्टी मिलेगा, सब छुट्टी नहीं मिलेगा। तो लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो गया, सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो गया। अब जो वेलफेयर फैसिलिटी है, समझे, उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी कमी आ जाएगा। समझे, वेलफेयर फैसिलिटी जो मिलता है, अरे ऐसे ही देखिए ना कि बिहार में रेगुलर मास्टर और कॉन्ट्रेक्चुअल मास्टर, नियोजित शिक्षक और रेगुलर शिक्षक, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। रेगुलर टीचर तो समझिए पैकेज है ना जी, लमसम अमाउंट मैंने पैकेज, और उसमें क्या है, बेसिक DA, HRA, मेडिकल, इंक्रीमेंट सब ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है। और ये लोग जब हंगामा करते हैं तो एक बार बढ़ता है नहीं। तो इस तरह से यहाँ दूसरा होगा लैक ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी। ठीक है, तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को या टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पहले से क्या बना रहे हैं, बहुत, हाँ, प्राइवेट वाला बहुत स्ट्रिक्ट बना रहा है, स्ट्रिक्ट बना रहा है। अब यहाँ तो 10 साल से उसको काम करने का आदत था नहीं, अब प्राइवेट से प्राइवेटाइज होगा तो बढ़िया से काम करो और नहीं तो फायर कर देगा। समझे, ये पॉलिसी लागू करेगा, हायर माने लाइए, ठीक से काम करेगा तो रिटेन करेगा और नहीं ठीक से काम करेगा तो फायर माने भगा दीजिए। तो हायर एंड फायर पॉलिसी है एम्प्लॉयर अडॉप्ट करेगा। समझे, इसका कहते हैं द पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर। तो यहाँ यहीं जॉब सिक्योरिटी में आ जाएगा, जॉब सिक्योरिटी आपका खत्म। तो ये सब ऐसी स्थितियाँ थी जिसके कारण ये प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया गया। बहुत जगह सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को रोक दी, कही कि नहीं प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन बहुत इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सरकार ने क्या किया, प्राइवेटाइज कर दिया। और कुछ ऐसे भी अंडरटेकिंग्स थे जिसको पार्शियली प्राइवेटाइज किया, पार्शियली, होली प्राइवेटाइज नहीं किया, पार्शियली किया। समझे, जैसे पतन सेवा, अरे विमान सेवा नहीं, उसको एविएशन, समझे, सेक्टर, उसको क्या किया, उसको पार्शियल प्राइवेटाइज किया। समझे, वहाँ भी अलाउ कर दिया कि प्राइवेट विमान भी आप रख सकते हैं, उसको भी फ्लाइट का अवसर मिलेगा, एरोड्रम का आप यूज कर सकते हैं, सब चीज़ होगा, उसके लिए टैक्स दीजिए। रेलवे के कुछ स्टेशन को प्राइवेटाइज किया, कुछ ट्रेन को प्राइवेटाइज करने की बात हुई, नहीं, ये सब हुआ। तो वो पार्शियल किया, बैंक इंश्योरेंस को नहीं किया। तो इस तरह से वो पार्शियली जो है प्राइवेटाइज किया, बुझ सकते हो, अब कुछ को एकदम नहीं किया। तो हाँ, तो ये प्राइवेटाइजेशन का यही इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए इसका विरोध किया गया, ये मुख्य इम्पोर्ट। अब दूसरा इसका है, वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण क्या है, समझे, तो क्या था कि बहुत सारे सेक्टर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड थे, रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर थे। और रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर किस तरह के थे, तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप यहाँ जो है वह इंडिपेंडेंट मैनर में कोई भी विदेशी इस क्षेत्र में, समझे, अपना उपक्रम स्थापित नहीं कर सकता है। समझे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स था, फूड प्रोसेसिंग यूनिट था, ऑटोमोबाइल जोन था, इस तरह बहुत सारे जोन थे। तो पहले जो है ये रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स थे, क्षेत्र थे,
माने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कुछ क्या थे, रिस्ट्रिक्टेड थे। इसी रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र को अलाउ कर देना, किसके लिए, अलाउ फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश के लिए अलाउ कर देना, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। यानी कि सरकार द्वारा बहुत सारे नए क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए स्वतंत्र कर दिया गया, खोल दिया गया। पहले ये इतना थे, इतना ही क्षेत्र में विदेशी निवेश हो सकता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता था, इसको मोर देन 350 कर दिया। पहले 60-65 ही क्षेत्र थे जिस क्षेत्र में विदेशी अपना निवेश कर सकते थे, अपने इंडस्ट्री स्थापित कर सकते थे या अदर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इसको कितना कर दिया गया, मोर देन 350, समझे। यानी टू अलाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन न्यू सेक्टर इज नोन एज लिबरलाइजेशन। विदेशी निवेश के लिए, विदेशी उपक्रम स्थापित करने के लिए उस नए क्षेत्र को स्वतंत्र कर देना, अनुमति दे देना, क्या है, लिबरलाइजेशन है, समझे। ये लिबरलाइज कर दिया। अब जैसे हमारे चाइनीज़ ऐप बहुत बंद हुए, तो आप चाइनीज़ ऐप को शुरू में नहीं अलाउ करते, शुरू में नहीं अलाउ करते, लेकिन चलिए बंद किए तो रिस्ट्रिक्ट कर दिए ना। यानी कि ये पावर गवर्नमेंट को है ना कि रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो उसी तरह से पहले बहुत सारे क्षेत्र था, रिस्ट्रिक्टेड था, इतना ही क्षेत्र जो है वो अलाउ था। इसी क्षेत्र में आप आकर के इन्वेस्ट करिए। तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में देखिएगा, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, अगर कोई विदेशी आके निवेश करना चाहता है तो किसी इंडियन इंडस्ट्री से आके ज्वाइंट वेंचर में वह इंडस्ट्री बना सकता था। वह इंडिपेंडेंट, उसको पावर इंटाइटलमेंट नहीं थी कि आप स्वतंत्र रूप से आके इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर सकते हो। तो मारुति के साथ सुजुकी आया, कावासाकी, बजाज के साथ कावासाकी आ गया, नहीं, इंड के साथ सुजुकी आ गया, नहीं, हीरो के साथ होंडा आया। तो इस तरह से इंडियन इंडस्ट्री फर्स्ट और फॉरेन इंडस्ट्री सेकंड। अब लिबरलाइज हो गया। अब लिबरलाइज हो गया तो कहा कि भैया आप आके स्वतंत्र भी बैठा सकते हैं, समझे। अब विदेशी देखा कि अब तो बड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा सेक्टर खुल गया। अब वो बीकाजी वाला, बीकानेर का चिप्स क्यों खाएगा बच्चा, अब अंकल का चिप्स क्यों नहीं खाएगा, समझे। तो अंकल चिप्स ला दिया विदेशी वाला, लेज, कुरकुरे, ये सब बहुत वैरायटी ला दिया मार्केट में, समझे। पेप्सी, कोको कोला को बहुत पहले भगाया गया था, और फिर से लिबरलाइजेशन के तहत लागू हो गया, फिर से पेप्सी और कोको कोला आ गया। अब जो ये विदेशी फॉरेन इन्वेस्टर आए, यानी फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट आए, जब इंडिया में लॉन्च किए, उनका लॉन्च पैड जब आया तो सरकार का अपना ओपिनियन था, समझे। सरकार का अपना बेनिफिट गिना रही थी, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा। प्राइवेट वाला अपना गिना रहे थे विदेशी कि हमको ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा। तो जब विदेशी निवेशक भी लाभे सोच रहे हैं, अब भारत सरकार की तरफ से भी लाभे सोचा जा रहा है, समझे। तो वहाँ कोई अपोज की बात नहीं होगी, क्लियर। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कब होगा, जब एगो लाभ एगो हानि समझेगा तब ना। और यहाँ दोनों पार्टी लाभे समझ रहा है, समझे। गवर्नमेंट भी लाभ और जो इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वही लाभ, तो दोनों दोस्त बन गए। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या टेक्निकल क्या चेंज किया, ये पहले जानना पड़ेगा। तो क्या चेंज किया, तो पहला ये देखा कि विदेशी आएंगे तो एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वह एक डिपार्टमेंट से नहीं लेना पड़ता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट में लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, समझे। अभी देखा, ये तो विदेशी आएगा, ये तो ऑफिस घूमते हुए रह जाएगा, मर जाएगा, थक जाएगा, भाग जाएगा, समझे। तो सरकार ने क्या किया कि सिंगल विंडो लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू किया।
सिंगल विंडो लाइसेंसिंग पॉलिसी। एक ही जगह आइए, अप्लाई कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहीं दीजिए, वहीं आके पूछिएगा। अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन है वो आप फिर से ऑब्जेक्शन को सॉर्ट आउट करके उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दीजिए, फिर से जाकर घर सो जाइए। और इस का काम होगा, जो ये ऑफिस है इसका काम होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट से इस पर नो ऑब्जेक्शन ले करके आपको फाइनली रिपोर्ट देते रहे। कोई 10 खिड़की में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। एक ही खिड़की पर आइए और वहीं से सारा फाइल रोटेट होगा, आपको अलग अलग जगह घूमने की ज़रूरत नहीं। तो ये सिंगल विंडो लाइसेंसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। अब विदेशी आए, मल्टीनेशनल आए, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे विदेश के वो आए। अब उनके भी दिमाग में खुराफात। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स ये भी बेचारा 3 कैटेगरी में था, समझे। कैटेगरी 1, जो न्यू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया। न्यू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कहा कि हम नया इंडस्ट्री बैठाएंगे। नहीं, जैसे बहुत 2 व्हीलर 4 व्हीलर में देखिएगा, होंडा बैठा है ना बाद में, तो इस तरह से, या चेवरोलेट आप देखिएगा, रेनॉल्ट देखिएगा, ये सब क्या है, नया अपना इंडस्ट्री बैठाया। कहा कि ना ना ना, हम नया इंडस्ट्री बैठाएंगे, एकदम फ्रेश, अपना के फ्रेश इंडस्ट्री बैठा दिया, कोई बात नहीं है। कुछ कहा कि हम इंडस्ट्री बैठाएंगे नया, लेकिन इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो जितना भी आप इंश्योरेंस देखिएगा, सारा इंश्योरेंस कंपनी किस स्टेज में आया, इसमें इंडिया का नाम फर्स्ट कर दिया कि इनको तो लोकप्रियता है, हमारा नाम पीछे रहेगा। उसी लोकप्रियता के आधार पर क्या होगा, हमारा निकल जाएगा। जैसे टाटा AIG, तो टाटा का नाम लोकप्रिय है, AIG अमेरिकन कंपनी है, तो उसी में निकल जाएगा। बजाज एलायंस, बिरला सन लाइफ, नहीं समझे। इस तरह से क्या हुआ कि पहले इंडियन इंडस्ट्री का नाम, अब बाद में अपना, दोनों कोलैबोरेट होके हम चलाएंगे। कहा कि अति उत्तम, ये भी चलिए, ये भी आप स्टार्ट कीजिए। तीसरा कैटेगरी के इन्वेस्टर कहा कि हम टू परचेज इंडियन इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। नहीं समझे, सबसे खतरनाक बेचारा यह था कि हम इंडियन इंडस्ट्री को क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। थम्सअप का नाम सुने हैं? थम्सअप इंडियन है कि विदेशी इंडस्ट्री था? इंडियन था। हाँ, थम्सअप इंडियन था में बोल रहे हैं। अब उसको परचेज कर लिया अमेरिका वाला। लिम्का, यह भी इंडियन इंडस्ट्री था, इसको भी वह परचेज कर लिया, समझे। तो बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्री को क्या किया, विदेशी जो है वह परचेज कर लिया। अब वही नाम छोड़ दिया, एज इट इज नोमेनक्लेचर जो है वो लोकप्रिय हो गया है, वही नाम रहेगा। और नीचे ये प्रोडक्ट ऑफ पेप्सी, ये प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला, महीन अक्षर साट दिया।
कि जो ट्रेडमार्क है वही रहेगा, उसी ट्रेडमार्क से बिकेगा। लेकिन अब जो है ये प्रोडक्ट ऑफ इंडियन नहीं होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ पेप्सी है, प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला। उस इंडस्ट्री का नाम मिटा दिया। हम लोग प्रोडक्ट का नाम जानते हैं कि थम्स अप, वो पीते हैं। अब वो प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला पेप्सी वाला ही बात कहाँ आ गया, कोई नहीं। तो क्या किया कि नाम उसका वही एज इट इज छोड़ दिया, समझे। उसके प्रोडक्ट का जो नाम था एज इट इज छोड़ दिया, समझे। उस इंडस्ट्री को क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया, उसको खरीद लिया, परचेज कर लिया, समझे। और परचेज करके उसको कंटिन्यू कर दिया, समझे। चाहे वो मुनाफा में जाने वाला इंडस्ट्री थे या घाटा में जा रहे थे या बंद हो रहे थे, तो सारा इंडस्ट्री को वो अपना देखा कहाँ इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत अच्छा होगा, कहाँ हमारा रिकवरी रिटर्न अच्छा होगा, उस तरह की इंडस्ट्री को वो परचेज करके और उसको कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये हमारा ये था, समझे।